नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों जी हाँ मित्रों, प्रीवियस क्लासेज में आपने अधिगम पढ़ा था और यहीं से कंटिन्यू करते हुए हम अधिगम के वक्र, क्योंकि अधिगम के वक्र को लेकर के आपका यूपी टेट एग्जाम हो, सी टेट एग्जाम हो या फिर सुपर टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में शिक्षक भर्ती के लिए आपके 2 अंक निश्चित रूप से यहां से श्योर हैं। तो सबसे अहम और महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है, कंप्लीट वीडियो आप सभी लोग देखेंगे मित्रों, ठीक है। तो अधिगम के वक्र यानी व्यक्ति के द्वारा सीखने की दर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अधिगम क्या है, यानी व्यक्ति के द्वारा सीखना किन किन माध्यमों से सीखता है वह आपका अधिगम कहलाता है। और अधिगम की जो दर है यानी सीखने की दर है जो समान नहीं रहती है, यानी उसमें समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। तो उसी दर को यानी अधिगम के सीखने की दर को ही ग्राफ पेपर पर या किसी रेखा के माध्यम से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वह आपका अधिगम वक्र कहलाता है। सामान्य से शब्दों में यदि हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमारी डेफिनेशन है कि व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर या फिर किसी रेखा के माध्यम से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वह आपका अधिगम वक्र कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे सेलेक्टेड डेफिनेशन महोदय की ये जो डेफिनेशन है कई बार आपके एग्जाम्स में आई है। तो सीखने के वक्र यानी अधिगम के वक्र कहें या फिर सीखने के वक्र, सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति, यानी उन्नति का अवनति का मतलब होता है सीखने में होने वाले उतार चढ़ाव, यानी जो समय समय पर हमारा अधिगम जो परिवर्तित होता है यानी कि सीखने में होने वाले उन्नति और अवनति यानी उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, वही आपके अधिगम के वक्र कहलाते हैं। अधिगम वक्र यदि प्रकार की हम बात करेंगे तो कई बार आपके एग्जाम में बना है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? धनात्मक या नतोदर या हम कहें कॉनकेव अधिगम वक्र। सेकंड है आपका ऋणात्मक या उन्नतोदर कॉन्वेक्स कर्व, और समान या सरल रेखी यानी इक्वल या स्ट्रेंथ लाइन कर्व, और जो आपका चौथा प्रकार है मिश्रित या फिर एस आकारी यानी कि मिक्स्ड कर्व। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? अधिगम वक्र होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं धनात्मक या नतोदर अधिगम यानी कि कॉनकेव कर्व की। ठीक है, तो कॉनकेव कर्व यानी एक ऐसा कर्व होता है जिसमें सीखने की दर यानी व्यक्ति के द्वारा जो सीखा जाता है उसे सीखने की दर यदि हम बात करेंगे प्रारंभ में, तो प्रारंभ में उसकी सीखने की दर क्या होती है? प्रारंभ में सीखने की दर जो है वो क्या होती है? धीमी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रारंभ में सीखने की दर जिस वक्र में धीमी होती है वह आपका क्या होता है? कॉनकेव यानी कि धनात्मक अधिगम वक्र होता है। और बाद में ये क्या हो जाती है? प्रारंभ में सीखने की दर धीमी होगी और बाद में ये क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कर्व कौन सा होता है जिसमें सीखने की दर प्रारंभ में धीमी होती है या मंद होती है। ठीक है, धीमी कहें या फिर मंद, कई बार आपके ऑप्शन में बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारंभ में धीमी या मंद किस कर्व में होती है? तो आपके कॉनकेव कर्व में होती है, और बाद में यानी सीखने की दर क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। जैसे कि कोई भी आप बच्चे को जब हम गिनती सिखाते हैं या अल्फाबेटिकल सिखाते हैं या हम हिंदी की वर्णमाला सिखाते हैं तो प्रारंभ में जो बालक को सीखने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे बालक सीखता चलता है और वह नॉर्मल यानी सीखना उसका किस तरह हो जाता है? तीव्र हो जाता है। जैसे कि आप 1 2 3 सिखा रहे हैं तो प्रारंभ में बालक को काफ़ी कठिन यानी वह जटिलता का अनुभव करेगा, बाद में जैसे जैसे सीखता चलेगा वह क्या हो जाएगा? उसके लिए तीव्र हो जाएगा। जैसे कि यदि आप एक और बात कि आप जब कीबोर्ड पर आप टंकन करते हैं यानी कि टाइपिंग करते हैं तो प्रारंभ में जब आप टाइपिंग सीखते हैं तो आपका क्या होता है? अनुभव कैसा होता है कि आपको यह कार्य कैसा लगने लगता है? जटिल कार्य लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाता है, आप सीखते जाते हैं कौन से कीवर्ड से क्या वर्ड बनना है, तो आपको फिर ये आपकी गति जो होती है आपकी 30 35 20 आदि की स्पीड हो जाती है। यानी ऐसा कर्व जो प्रारंभ में सीखने की दर धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है वो आपका कॉनकेव कर्व कहलाता है। ठीक है, और यदि ग्राफ के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से जब हम इसको दर्शाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब बालक की सीखने की दर प्रारंभ में क्या होती है? धीमी होती है, तो प्रारंभ में जब सीखने की दर धीमी होगी तो ये इसका क्या बनेगा? ग्राफ पेपर पर हम इसको दर्शाएंगे। कई बार क्या होता है कि एक ग्राफ दे दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कर्व है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि ग्राफ पेपर पर जब जो दर्शाया जाता है वो आपका क्या होगा? यानी ये आपका इस कर्व का यानी क्या बनेगा? इसका एक ग्राफ पेपर पर हम जिसको दर्शाएंगे, किसको? कॉनकेव कर्व को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक या
कॉन्वेक्स कर्व। यानी कॉन्वेक्स कर्व क्या होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी कि ऐसे कर्व, यानी ऐसे कर्व जिनकी दर प्रारंभ में, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कर्व जिनकी दर प्रारंभ में किस तरह होती है, तीव्र होती है। यानी ऐसे कर्व जिनकी, यानी बालक के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा सीखने की दर प्रारंभ में किस प्रकार होती है, तीव्र होती है, और बाद में क्या हो जाती है, सीखने की दर क्या हो जाती है, आपकी धीमी हो जाती है या फिर मंद हो जाती है, वो आपके ऋणात्मक या कॉन्वेक्स कर्व कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र होती है और बाद में यह जो दर है वो या गति जो है सीखने की मंद हो जाती है। ऐसे कर्व हमारे ऋणात्मक या कॉन्वेक्स कर्व कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी शिक्षक हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालांश में बालक के द्वारा जो सीखने की दर है वो क्या होती है, तीव्र होती है, और जैसे जैसे अंतिम कालांश आता है, यानी अंतिम पीरियड आता है, और उसके पश्चात बालक क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं और धीरे धीरे सीखने की दर जो है आपकी मंद हो जाती है। इसीलिए एनसीईआरटी जो है आपका एफर्ट करता है कि प्रारंभ कालांशों में यानी ऐसे विषय डाले जाएं जो बालक को क्या करें, टफ लगती हो, जैसे कि गणित है, साइंस है आदि। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है कि ऋणात्मक कर्व क्या होता है, जिसमें सीखने की दर आरंभ में तीव्र होती है और बाद में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। आपके ऋणात्मक कर्व, इसको ग्राफ पेपर पर किस तरह व्यक्त करेंगे, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफ पेपर निम्न में से किस कर्व का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब ऋणात्मक कर्व की बात आएगी तो इसको x और y अक्ष पर इस तरह से निरूपित करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र हो जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, बाद में यानी कि मंद हो जाती है। तो इसको आप डिनोट कर लेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका समान या सरल रेखी यानी इक्वल या स्ट्रेंट लाइन कर्व, ठीक है। इक्वल या समान या सरल रेखी हमारे कर्व क्या होती हैं, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे कर्व या ऐसे अधिगम वक्र जिनकी दर सदैव समान होती है, यानी सीखने की दर हमेशा कैसी रहेगी, सदैव समान रहेगी, यानी प्रारंभ में भी समान रहेगी और अंत में भी समान रहेगी। यानी सीखने की दर क्या होती है, याद रखेंगे आप, सीखने की दर सदैव क्या रहेगी, सदैव समान रहती है। किस तरह रहती है, सदैव समान रहती है। वह आपके क्या कहलाते हैं, समान या सरल रेखीय कर्व कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल से, और इसी को कहा जाता है निष्पादन वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इनके उपनाम भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, वो भी आप सभी सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बालक है, यदि 10th में उसके द्वारा 60% अंक अर्जित किए जाते हैं और फिर वही बालक आपका इंटर में या नेक्स्ट क्लास में वह 60% अंक अर्जित करता है, यानी कि उसकी जो निष्पत्ति है, यानी कि प्राप्त करने की दर है, वो सदैव समान रही है। हाई स्कूल में भी उसने क्या है, 60% अंक प्राप्त किए थे और इंटर में भी उसने 60% ही अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हमारे समान या सरल रेखीय कर्व कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे जो वक्र हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत ही कम चांसेज में बनती है कि बालक के द्वारा 10th में भी 60% अंक अर्जित किए जाएं और इंटर में भी 60% अर्जित अंक किए जाएं, क्योंकि सीखने की दर हमेशा क्या होती है, सदैव बदलती रहती है। तो इस तरह के जो कर्व हैं वो हमेशा कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी विशेष ध्यान रखना होता है कि ऐसे कौन से कर्व हैं जो आपको कम देखने को मिलते हैं। तो समान या सरल रेखीय कर्व आपके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिसमें बालक की या व्यक्ति की निष्पत्ति सदैव जो है समान रहती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, और कर्व के माध्यम से यदि इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसकी जो रेखा होगी वो सीधे स्ट्रेंट लाइन होगी, यानी कि उसकी सीखने की जो दर है वो आपकी समान रहेगी किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, नेक्स्ट है आपका मिश्रित या एस आकारीय यानी कि मिक्स कर्व, ठीक है। तो मिक्स कर्व को विशेषकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये भी आपके इंपोर्टेंट है कि कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। यानी ऐसे कर्व या ऐसे वक्र जिसमें अधिगम की दर कभी धीमी होती है तो कभी तेज हो जाती है, या हम कहें कि ऐसे कर्व जिसमें सीखने की दर में स्थिरता नहीं होती है। यानी क्या होती है, स्थिरता नहीं होती है, स्थिरता, ये विशेषकर ध्यान रखना होगा आपको, स्थिरता नहीं होती है, ठीक है। वैसे कर्व आपके क्या कहलाते हैं, आपके मिक्स कर्व या आकारीय कर्व कहलाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप, यानी ऐसे कर्व या ऐसे अधिगम वक्र जिसमें सीखने की दर जो है परिवर्तित होती रहती है, वो आपके मिश्रित या एस आकारीय कर्व कहलाते हैं। तो ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। जैसे
जैसे वर्तमान समय में हम यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं या फिर सी टेट की तैयारी करा रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी हम कर रहे हैं या करा रहे हैं, ये दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम के नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम डेट की डेट या एग्जाम कंप्लीट होने तक हमारी तैयारी जो है जोर शोर आकार से होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा बहुत तीव्र हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही एग्जाम हमारा फिनिश होता है तो हमारी दर क्या हो जाती है, परीक्षा खत्म होते ही हमारी स्थिति पहले जैसी हो जाती है, यानी कि हम पढ़ना कम कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो फिर आपकी तीव्र गति हो जाती है और फिर जैसे ही एग्जाम होता है फिर आपकी जो है गति जो क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो इस तरह इनका जो ग्राफ पेपर बनता है तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि क्या होता है, इनका दर जो है समान नहीं होती है। सर्पिलाकार भी इसी वक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीखने की दर है अस्थिरता होती है, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसका जो ग्राफ पेपर बनता है एक सर्प की भांति बनता है, इसीलिए इसको सर्पिलाकार भी कहा जाता है। इनके उपनाम भी हम आपको अभी देते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये हमारे 4 प्रकार थे। 4 प्रकार को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और नेक्स्ट आपके उपनाम के माध्यम से, क्योंकि कई बार इनके उपनाम भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो धनात्मक या नतोदर या कॉनकेव कर्व को कहते हैं, कई बार आपके एग्जाम बना है, यानी कि इनके उपनामों से या अन्य नामों से। तो आपको याद रखना है इसी कर्व को, यानी कॉनकेव कर्व को, जब हिंदी की बात होती है, अंग्रेजी में तो आपको कॉनकेव कर्व सभी को मिल जाएगा, अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों को, ठीक है। तो सकारात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक वक्र को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। वर्धमान अधिगम वक्र भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीखने की दर इसमें प्रारंभ में मंद होती है और बाद में तीव्र हो जाती है, तो उसको भी कहा जाता है धनात्मक अधिगम वक्र, ठीक है, यानी कि कॉनकेव कर्व। और ऋणात्मक या उन्नतोदर वक्र को कहा जाता है नकारात्मक अधिगम वक्र भी इसी को कहा जाता है, या ह्रास निष्पादन वक्र भी इसी को कहा जाता है। क्योंकि इस वक्र में यानी इस कर्व में सीखने की दर जो है आरंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं पर यदि समान और सरल रेखीय की बात करेंगे तो इसको समान और या निष्पादन वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कर्व होता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसमें सीखने की दर जो है सदैव समान रहती है, यानी कि सीखने की दर में क्या रहती है, यहां पर कहें तो हम स्थिरता रहती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें सीखने की दर में स्थिरता रहती है? तो आपको जवाब देना होगा समान सरल रेखीय वक्र, ठीक है। और वहीं पर यदि मिश्रित या एस आकारीय वक्र की बात करें तो ऐसा कर्व जिसमें परिवर्तित यानी परिवर्तन पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। परिवर्तन वक्र में पाया जाता है वो आपके मिश्रित वक्र में कहा जाता है। इसको अवग्र ह्रास भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार सीखने की दर तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, ठीक है। इसी को एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। और सीखने की दर कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, इस कारण से इसका जो ग्राफ बनता है एक सांप की तरह बनता है, इसीलिए इसको सर्पिलाकार, यानी कि गति कैसी होती है इसकी, सर्पिलाकार भी इसको कहा जाता है, या फिर सीढ़ीदार वक्र भी इसी को ही कहा जाता है। तो आशा करते हैं मित्रों आप सभी को हमारे अधिगम वक्र यानी कि कर्व ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद आप सभी को।